जय श्री कृष्ण बच्चों, स्वागत है अर्चिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका। वेलकम बच्चों। मैं बस आपके लिए 4-6 पेपर ही इस साल जो मुझे सिलेक्टेड लगते हैं, इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने तैयार किए हैं, वही पेपर आपके लिए लेकर आ रही हूँ। इससे पहले वाला पेपर भी बहुत अच्छा था एंड ये वाला पेपर भी आपकी तैयारी को एक बहुत अच्छे मुकाम तक ले जाएगा। आप पेपर को पूरा कीजिएगा। पिछली बार के पेपर में मैं खुद सॉल्व करती गई थी। आज के पेपर में थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, जितना आपको वहाँ मिलता है उस हिसाब से टाइम दे के ही मैं हर आकृति को सॉल्व करूँगी। तो अपन देख लेते हैं इस पेपर को भी। और आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ या आपको कुछ भी उटपटांग लेकर आ रही हूँ। नहीं, मेरा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि मेरी से वीडियो चले या मैं वीडियो ही बनाती रहूँ या आपको भेजूँ। मेरा उद्देश्य है कि मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो हर हाल में बहुत अच्छा रिजल्ट दें और आप उत्तीर्ण हों, है ना। तो मैं वह सिलेक्टेड पेपर ही कुछ लेकर आ रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने बहुत लाइक सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को बहुत लाइक मिले हैं और बहुत अच्छी वीडियो चली है, आपका प्यार बहुत मिला है। तो आशा करती हूँ इस वाले पेपर को भी आप उतना ही पसंद करेंगे और सभी बच्चे अपनी तैयारी को पूरा पेपर देखेंगे, साथ में मेरे से पहले आप करके दिखाएंगे और ज़रूर बताएंगे कि आपसे कितना पेपर बना। जो चीज़ नहीं बन रही है वो आप मुझे पूछ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं और आप मुझे बताइए कि मैम मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी समझाने की। ठीक है, चलिए इस पेपर को कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बार बार बताया है और इसके पहले वाली वीडियो भी मैंने आपको रोल नंबर भरना है ना, हस्ताक्षर करना, परीक्षार्थी का नाम जो कि कैपिटल लेटर्स में डालना है, पुस्तिका क्रमांक कैसे भरना है, इसका वीडियो मैं आपको एक अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपको सारी की सारी एंट्री सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर आप एंट्री ठीक तरीके से नहीं करेंगे ना बच्चे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो प्लीज़ एंट्री बहुत अच्छे से, सारी एंट्री मीन्स होता है ये सब लिखना, है ना। रोल नंबर लिखना, ये देखिए पुस्तिका क्रमांक है इसको लिखना। ये तो पेपर है, यहाँ तो आप ऐसे ही अपना नाम डाल सकते हैं हिंदी में भी, लेकिन जो वहाँ लिखना है OMR शीट पे वो आपको ज़रूर से कैपिटल लेटर्स में लिख के आना है, अपना भी और अपने पापा का भी। एंड रोल नंबर जब लिखना है उसके गोले कैसे भरना है, खड़े में ऐसे जाके भरना है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। एंड जैसे मैं ये गोला मार देती हूँ, आपको इस टाइप से सर्किल नहीं लगाना है बिल्कुल भी, ये मैं आपको समझाने करती हूँ। वहाँ पे जो कॉलम बने हैं आपको सिर्फ वो ही भरना है, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं भरना है। कुछ भी आपको पेपर में नहीं करके आना बच्चे, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़। और ना पेपर में छेद करना OMR शीट में, और ना ही कोई कॉर्नर या कहीं पे भी फाड़ेंगे, ना उसमें स्माइली बनाएंगे। ये सब हरकतें आप लोग जो करते हैं ना, ये सब मत कीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेपर चेक नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लो। सर्किल बहुत अच्छे से ब्लैक करके या ब्लू करके, एक ही पेन का उपयोग करना है। आप एक कलर के, आप 2 पेन यूज कर सकते हैं, बट आप एक ही कलर के करेंगे, ब्लैक ब्लैक या ब्लू ब्लू, राइट। चलिए सबसे पहले अपन सेक्शन 1 करते हैं इस पेपर का। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, जो हमें करना ही है, माता जी को प्रणाम, और बोलना है कि हे गणेश जी भगवान, माता जी आइए और मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाए, है ना। और उसके बाद अपन अपना मैं माता सरस्वती ही नहीं कह रही, माफ़ी चाहती हूँ, आप जिस भी समाज से हैं, आप जिस भी भगवान को प्रणाम करते हैं, मानते हैं, गॉड को बिलीव करते हैं, उनको ज़रूर याद कीजिएगा बच्चे। मेरा कहने का मतलब बस इतना है ना। देखिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी वाली आकृति है सेक्शन 1 में। पार्ट 1 है ये वाला आकृति का, जिसमें हमारे सामने कौन सी आकृति है, हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाना है, बट फिर भी पढ़ लेना है कि 3 आकृतियाँ समान है ना, जबकि एक आकृति भिन्न है। इतने से हमें पता चल जाएगा कि हमको भिन्न वाली आकृति है ये वाली, है ना। इतना तो हमने प्रैक्टिस किया ही है कि बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। चलिए आपको फर्स्ट सेकंड आकृतियाँ दिख रही हैं, जल्दी से आप पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको बता देती हूँ। शायद बच्चों की तो हो गई होगी, है ना। देखिए सर्किल ब्लैक है, इसका भी सर्किल ब्लैक है, इसका भी सर्किल एरो अंदर है, इसका भी एरो अंदर है, इसका भी एरो अंदर है, इसका भी एरो अंदर है, लेकिन इसका जो सर्किल है वो कैसा है, डार्क नहीं किया हुआ है, तो ये वाला करेक्ट होगा। आपका तो सेकंड भी हो चुका होगा बहुत सारे बच्चों का, आप थर्ड देखिए, तब तक मैं सेकंड समझा रही हूँ। ये 3 लाइन है एंड एरो 2 हैं, इसमें 4 लाइन है एंड एरो 3 है,
इसमें 5 लाइन है एंड एरो एक कम है, मतलब कि 4 है। लेकिन इसमें 4 लाइन है, 1 2 3 4 और एरो भी 4 है, बराबर बराबर है। तो ये क्या हो जाएगी सबसे अलग। ये देखिए एक डिब्बा बना हुआ है हमारे सामने और डिब्बे के अंदर भी डिब्बा ही बना है ना। एंड ये वृत्त बना है और सर्किल के अंदर भी सर्किल ही है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना आप। डिब्बे के अंदर डिब्बा है, सर्किल के अंदर सर्किल है और यहाँ भी डिब्बे के अंदर क्या बना है, डिब्बा ही बना है। लेकिन थोड़ा सा ये देखिए गैप है, यहाँ एक से दूसरा चिपका हुआ नहीं है ना। लेकिन ये वाला जो है देखिए आप सटा हुआ है, अंदर बाहर कैसा है, सटा हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देखिए इनमें गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें गैप है, इसमें भी गैप है ना। और इसमें क्या है, गैप नहीं है। ठीक है, आपका तो 4th भी हो चुका होगा भाई, बच्चों का तो पक्का है। हमसे तेज होते हैं बच्चे, हमें पता है, बहुत बहुत स्मार्ट होते हैं आकृति करने में। चलिए PMRROMOMR क्या है भाई, इसमें P है ना, क्या नहीं है, O नहीं है। इन सब के पास O आराम है, तो मतलब ये करेक्ट है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भैया अपने लिए बढ़िया से 10 मॉडल पेपर खरीद सकते हैं। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। जो बच्चे और भी अच्छे से करना चाहते हैं तैयारी, 10 मॉडल पेपर हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं। चलिए 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। आकृतियों के समरूप क्या करना है भाई, समरूप आकृति को चुनना है। समरूप मतलब पता ही है हमें, समान आकृति, बहुत टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए फर्स्ट हम कर रहे हैं 5th और 6th है ना, आपका तो हो भी गया होगा, हमें पता है बच्चों को। एंड ये देख लीजिए समरूप, ये तो बाहर की साइड जा रहा है, ये भी बाहर है, जबकि ये अंदर है ना। ये हमें लगता करेक्ट है ना। चलिए डी करेक्ट हो गई। ये थोड़ा सा मुश्किल आकृति है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा। ये लाइन चाहिए है हमको, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ये तो हमारी अलग हो गई। एंड ये वाला एरो सीधा है और इसका एरो तिरछा है, यानी कि ये करेक्ट है। जल्दी 7 वाली कीजिए, फिर 8 वाली देखिए, मैं 7 कर रही हूँ तब तक आप सब कर लिए होंगे। 7 2 है, यहाँ 1 भरा है, लेकिन ये वाला ये करेक्ट है ना। 8 हो गई सबकी। हाँ कह रहे होंगे मैम आपसे पहले कर ली हमने तो। ये डिब्बा खाली है, ये भरा है ना, इसमें यहाँ डिब्बा ही नहीं है, इसका ऊपर बना है, यानी कि ये वाला करेक्ट है। ओके सेम है ना भाई, वरना मैम ही गलत कर दें। पार्ट 3 कौन सी वाली आकृति है, क्या पढ़ना है हमको, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लुप्त भाग वाला है ना, आकृति देख के ही समझ में आ जाती है कौन सी है, बच्चे तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। लुप्त भाग देखना है भाई, है ना। तो सबसे पहले तो इसको पेंसिल की अच्छी नॉक करके ले जाइएगा, ऐसे बना लीजिए, है ना। तो देखिए इसमें बन रहा है ये क्षेत्र, इसमें ये देखिए पूरा अंदर से आ रहा है, इसमें यहाँ नहीं बना है, यानी कि ये तो नहीं आने वाला है। ये बना है और ये तो उल्टा बना है ना, ये वाला लीप। ये लीप तो कैसे बनने वाली है हमारी, ऐसे ना, यहाँ जाएगी नीचे, ऐसे जाने वाली है ना, ये देखिए ऐसे। और इसमें उल्टी बन रही इस साइड से, तो ये तो आने वाला नहीं, अगर ये रखेंगे तो यहाँ से बन जाएगी। एंड ये वाला क्षेत्र तो इसी बस में भरा है ना, ये चाहिए ना हमको भरा हुआ। देखिए ये ज़रूरी था, ये इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा है, यहाँ है ही नहीं, तो ये तो 3 अलग हो गई। हमारा आंसर आ गया फर्स्ट करेक्ट। ऐसे बना के देख लीजिएगा बच्चे, ज़रूर से आप करके देखिए खुद से, तब आपको पता चलेगा कि हाँ। आप पेंसिल का अच्छा बढ़िया यूज़ कीजिए। इसको देखिए सबसे पहले क्या करना है भाई, हमको ये वाला क्षेत्र भरा हुआ चाहिए, है ना। इसके बाद यहाँ से भरा हुआ रहेगा ये तो सर्किल जाएगा ही जाएगा। इसके बाद ये ऐसे आ जाएगा, है ना। इतना ही देख लेते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है ये चीज़, जितना भी हमने बनाया है। एंड इसमें भी है ना, तो होगा। अभी हमको ये भरा चाहिए, तो
इसमें है और इसमें है ना, इसका ये यहाँ भरा नहीं है ये वाला, तो ये नहीं आएगा। अभी ये देखिए आप कम भरा है और ये ज़्यादा भरा है ना, यानी कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला देखिए हाफ भरा है ना, तो इतना चाहिए हमको ये वाला क्षेत्र, ये बहुत ही कम आधा भरा है। हाँ ठीक है, चलिए देख लेते हैं 11 एंड 12। 11 में क्या करना है, जल्दी से ये वाला बॉक्स भरना है और यहाँ पे आड़ी लाइन चाहिए है ना, और इसमें खड़ी लाइन है तो ये तो नहीं आने वाला, इसके नीचे खड़ी लाइन है, इसके भी नीचे खड़ी लाइन है, हमारी आड़ी लाइन सिर्फ डी वाले में है। करेक्ट, ज़्यादा नहीं बच्चे, थोड़ा आप अच्छे से कीजिए, थोड़ी चीज़ भी आप करेंगे ना तो ये वाली आकृतियाँ भी आपको फटाफट मिल जाती हैं, आकृति गलत होने की गुंजाइश कम रहती है बच्चे, है ना। देखिए खड़ी लाइन है, इसमें भी खड़ी लाइन है, इसमें भी खड़ी लाइन है, आड़ी लाइन वाला ये है। डिब्बा हमको पूरा करना है फटाक से। अब देखिए एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली, तो हमारा कौन सा हिस्सा भरना चाहिए, ये वाला भरेगा और ये वाला खाली रहेगा। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ डिब्बा चाहिए और डिब्बे में ये वाला हिस्सा भरा चाहिए, इसका ये वाला भरा है ना, ये नहीं आएगा। इसका भी कौन सा भरा है, लेफ्ट साइड वाला ना, और हमें भरना है भाई राइट हैंड साइड वाला, और ये तो नीचे भरा है तो ये भी नहीं आएगा। हमारा राइट हैंड साइड का सी वाला भरा हुआ है, देखिए राइट साइड में चाहिए हमको भरा, तो ज़्यादा मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक चीज़ बनाइए, आपका पेपर हो जाएगा बढ़िया से। पार्ट 4 कर लेते हैं, कौन सी है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए, है ना, श्रृंखला। अच्छा, श्रृंखला और जो वो रहती सहसंबंध, ये आप लोग मिक्स कर देते हैं, ये बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बहुत होशियार बच्चे मैंने देखे हैं जो ये दोनों मिक्स कर देते। देखिए ये चीज़ जो नीचे है यहाँ आके पहले नंबर पे आ गई, है ना, जो नीचे थी वो कहाँ आ गई, फर्स्ट पे, और जो सेकंड पे थी वो नीचे चली गई। अभी फिर नीचे वाली ऊपर आ गई, जो सेकंड थी नीचे चली गई, यानी कि अब क्या होगा, हमारा ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी, फर्स्ट पे जाएगी, गोला जाएगी ना। एंड जो सेकंड वाला है वो कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ का सेकंड नीचे आया, यहाँ का सेकंड इसमें नीचे आया, तो यहाँ का जो सेकंड है वो इसमें नीचे आ जाएगा, ट्रायंगल वाला क्षेत्र जो है ना, ऐसे। अब इतना देख लीजिए आप, गोला और ट्रायंगल वाला क्षेत्र, यानी कि सी सही हो जाएगा। बस बहुत ज़्यादा क्या करना है, इतने से तो हमको सब पता चल जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान से बना लीजिए, बनाइए ज़रूर, जैसे मैं बना रही हूँ आप बनाइए ज़रूर। आप सिर्फ सिंगल आँख से देख के करने की कोशिश करते हैं ना, तो भाई रॉन्ग होती है। ये देखिए यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं, इसके बीच में डॉट है। अभी कहाँ आ गई, पूरे 9 पे आ गई, है ना। 9 के बाद फिर इसके और इसके बीच में चली गई, पहले इसके और इसके बीच में थी, अभी इसके 9 पे चली गई सीधा। अब 9 से कहाँ आ गई है, बीच में आ गई फिर, यानी कि अब यहाँ आनी चाहिए, यहाँ पे, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्या घूम रही है, 45 डिग्री घूम रही ना, 45 डिग्री राइट की साइड जा रही है ना, राइट साइड 45 डिग्री घूम रहा है डॉट। ये देखिए क्रॉस कहाँ चला गया, अपने सामने, है ना, एंड गोला अपने सामने और ये वाला ट्रायंगल अपने सामने, मतलब एक्सचेंज हुए हैं बॉक्स, है ना। अभी ये फिर यहाँ आ गया है इस वाले में, और गोला फिर यहाँ चला गया और ट्रायंगल फिर यहाँ आ गया, है ना। ये देखिए पूरी चेंज हो रही ना, तो अभी अपन को भी कोई कर लेना है, मतलब अपना वाले में गोला यहाँ आएगा, ट्रायंगल यहाँ आएगा एंड क्रॉस यहाँ जाएगा। देख लीजिए किस में है, ट्रायंगल गोला क्रॉस, ये देखिए करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप बना के देख लीजिए पेंसिल से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए भाई गोला ये वाला यहाँ पहुँचा है, ये एक डंडी छोड़ के यहाँ आ गया है और ये यहाँ आ गया है ना, यानी कि दोनों राइट हैंड साइड वाली लाइन पे आ गए हैं, और राइट हैंड साइड से फिर ये 90 डिग्री घूम के यहाँ आ गए हैं, यानी कि अब ये फिर यहाँ आएंगे, है ना। तो ये पहले जा रहा है तो ये खाली आएगा और ये वाला भरा आएगा यहाँ पे, है ना।
यहाँ पे आ जाएगा, ये पहले जाएगा तो ये खाली आएगा और फिर भरा जाएगा, यानी कि यहाँ पे भरा आएगा। अब आप आराम से देख सकते हैं कौन सा सही है, ढूंढ लीजिए अपना। आसानी से आप कर सकते हैं इस काम को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। इसके तो ऊपर बन गए, इसके भी ऊपर आ गए, इसके इस कोने पे हैं तो आ ही नहीं सकते सब। चलिए पार्ट 5 पे आ गए। बहुत जल्दी आकृतियाँ हो रही हैं अपनी। कुछ बच्चों ने तो मुझसे भी फास्ट कर ली होंगी, होशियार हो जाते हैं आप लोग प्रैक्टिस कर करके, है ना। कौन सी वाली है? दूसरे का सेट तीसरे से, है ना, संबंध वाली, समझ गए ना। ये देखिए एस क्या है, एस पहले ऐसे हुआ है भाई। अब ये पलट भी गया है, ये देखिए, क्योंकि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर गया है। पहले ये 90 डिग्री घुमा है और घूमने के बाद ये पलट गया है ना। तो अपन बी को भी पहले यहाँ घुमा लेते हैं, तो घूमते समय ये कैसा बनेगा, छोटा यहाँ बड़ा यहाँ। अब ये पलटेगा, है ना। तो वैसा कोई बन नहीं रहा है हमारे पास, यानी कि ये इस साइड ना घूम के किस साइड घुमा है, इस साइड घुमा है पहले ये ऐसे। अब ये ऐसे पलट गया है, तो ये भी हमारा घूमेगा जब ना, तो पहले क्या बनेगा, देखिए छोटी साइड यहाँ जाएगी और बड़ी वाली साइड यहाँ जाएगी। अब ये पलट जाएगा, है ना। और जब ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले ये ऊपर बनेगा, पलट के यूं बन जाएगा, है ना। पहले तो ये घूमेगा बस और फिर ये पलटेगा भी, और पलटेगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। पहले एक बार घुमा है, उसके बाद वो पलटे। ध्यान रखिएगा, अच्छे से सीखना है अपन को। ये आकृति आप गलत कर सकते हैं, बट हमें गलत करना बिल्कुल भी नहीं है। पहले घूमा है, समझ लीजिए ध्यान से। पहले ये ऐसे राइट से लेफ्ट की साइड घूमा है, फिर ये पलटा है ऐसे। तो वही हमको करना है, पहले ये ऐसे करके घुमाना है, तो ये बड़ा यहाँ बनेगा, छोटा यहाँ जाएगा और फिर पलटना है। ध्यान रखिएगा अच्छे से। जो कठिन होती है भाई, मैं 2 बार समझा दे रही हूँ, लेकिन मिस्टेक करके बिल्कुल भी नहीं आना है पेपर में। मुझे कमेंट करके पूरे बच्चे बताएंगे कितने का पेपर करके आए। चलिए देखते हैं आकृति नंबर 20 क्या होने वाली है। एरो बने हुए हैं 2 एंड 2, देखिए 2 एरो है हमारे और 2 डॉट है ना। यहाँ भी 2 एरो हैं और 2 डॉट है। एरो ये वाला चेंज हो गया, यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये फिर चेंज हो गए हैं दोनों एरो। मतलब कि एरो घूम रहे हैं और डॉट भी हमारे घूम रहे हैं, लेकिन हैं कहाँ, आमने सामने। इसका ध्यान रखना है, अच्छे से देखिए आप। क्या हो गया है भाई, एरो सामने चले गए हैं दोनों यहाँ और डॉट यहाँ, है ना। ये दोनों यहाँ और ये यहाँ, है ना। ये पक्षांतर हुआ, तो ये वाला एरो यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। बस ये हमने लाइन खींच दी, एरो यहाँ और यहाँ आ जाएगा, डॉट यहाँ और यहाँ चला जाएगा, है ना। देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी एन करेक्ट। पार्ट 6 पे आ गए हैं हम फटाफट। समस्या आकृति ज्यामितीय आकृति है, त्रिभुज वर्ग वृत्त बनाना है हमको, यानी आकृति पूरी करना है ना। इसको तो हमको बहुत अच्छे से पेंसिल का ही यूज करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरीके से बॉक्स अपना पूरा कर लेना है हमको। आप देखते हैं, ये देखिए ये वाला जो ग्लास है, थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है, आप ध्यान दीजिए, बच्चे बहुत गलत करती है। देखिए छोटा सा है तो ये नहीं आ सकती कभी भी, है ना। एंड ये देखिए आप, इसमें तो ये नीचे साइड जा रहा है, ये नीचे साइड थोड़ी जाएगा। जब ये ऊपर साइड उठा है तो ये हमें कैसा चाहिए, ऐसा गहरा चाहिए, जब तो इसमें ऐसे समाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें गहरी चीज़ चाहिए है, तो ये वाला भी नहीं आ सकता है। एंड ये देखिए आप अच्छे से ध्यान देंगे अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्षेत्र कैसे बना है ना। और ये देखिए ये तिरछा बना है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये एकदम करेक्ट मिल रहा है ये वाला जो। इसी चीज़ से हम इसको देख सकते हैं आराम से
फिर बाकी का अगर ये सेम होता तो हम बाकी चीज़ें मिलाते, इसमें कुछ मिस्टेक होती, तो हमें यहीं से मिल जा रहा है, ये चीज़ एकदम करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 22 देख लेते हैं। त्रिभुज में बना हुआ है तो हमको भी क्या बनाना है, ऐसे त्रिभुज बना लेना है इस तरीके से, है ना। अब देख लेते हैं क्या है, ये देखिए बीच में बना है, इसमें ये ऊपर घूम रहा है ना, तो यहाँ हमारा ऐसे जब इस टाइप से ऊपर होता तो आता, तो ये नहीं आएगा। एंड ये वाला जो ग्लास जैसा क्षेत्र है ऊपर हमको ये चाहिए है, तो इसमें ये अंदर साइड नहीं उठ रहा, ऊपर उठ रहा है, जबकि ये हमें कैसे चाहिए है, ऐसे घुसाने के लिए चाहिए ना अंदर, तो ये भी नहीं आएगा। एंड ये वाला भी देखिए ऊपर साइड है, जबकि हमारा ये बहुत नीचे घूम रहा है, तो ये भी नहीं आएगा, ये करेक्ट आएगा, है ना। ये देखिए ये वाली चीज़ अच्छे से देखिए, ये देखिए ये नीचे बन रहा है ना, ये देखिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 23 देख लेते हैं। पहले तो आप इसको वर्ग को पूरा कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए आप ये वाला साइज़ देखिए इसका, तो ये तो करेक्ट है, ये प्लेन जा रही है हमें, जबकि यहाँ पे ये वाली चीज़ चाहिए ही है, तो ये आ सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। एंड इस वाले का ये भी हो सकता है, हम ध्यान देंगे पहले अच्छे से क्या कारण है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है बच्चे, देखिए ये वाली लाइन बड़ी है, ये हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए ना, हमें इतनी छोटी चाहिए, ये देखिए छोटी चाहिए, यही समझना पड़ता है, इसकी इतना चाहिए हमें, है ना। और ये लाइन बहुत बड़ी है तो ये नहीं आ सकता, एंड इसका तो ये वाला शेप ही नहीं है हमारे पास, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये आकृति थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए इसको अच्छे से आप, ये बच्चे मिस्टेक करते हैं इस वाली आकृति में बहुत ज़्यादा वाली। ये देखिए हमको ऐसे पूरा कर लेना है। अभी देखिए ये वाली चीज़ देखिए आप, ये तिरछी लाइन चाहिए हमें, है ना, जब ये समाएगा इसमें, ये करके देखिए आप, है ना। और ये ज़्यादा है, ये वाला हमारा बहुत बड़ा ग्लास है, ये हमारा ग्लास जैसी आकृति जो है छोटी बन रही है, और ये तो उथली हुई बन रही है, हमें ऐसी गहरी वाली चाहिए, यानी कि ये नहीं आ सकता है हमारा। एंड ये वाला अगर हम साइड डालते हैं तो ये जो साइड है ना, ये ऊपर इस साइड कम है ना, लेफ्ट में हमें कम ऊंचाई चाहिए, राइट में ज़्यादा चाहिए। ये देखिए आप, ये राइट में ज़्यादा है, लेफ्ट में कम है, तो ये वाला नहीं हो सकता है। एंड ये वाला भी सेम सिचुएशन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको क्या चाहिए, राइट वाला थोड़ा सा गहरा, ज़्यादा कम कैसे हो रहा है आपको वो देखिए आप, है ना। किस साइड हमको देखिए, हम फिर से बना देते हैं आपके लिए। ये देखिए ये वाली गहराई देखिए आप, है ना, लेफ्ट साइड में कम है, राइट साइड में ज़्यादा है, और इन सब में उल्टा हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पार्ट 7 क्या करना है, पार्ट 7 में जल्दी से पढ़ लीजिए। अनुदेश रखे जाने पर सही दर्पण आकृति, है ना। देखिए दर्पण बना हुआ भी है हमारे पास, तो उसमें हमें दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल फटाफट पता चल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बी बनेगा, और वो भी बी के गोले बनेंगे, यानी कि बी उल्टा बनेगा ऐसे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी तो आ ही नहीं सकती हैं, दिख रहा है हमको अच्छे से। इसमें भी सबसे पहले लाइन बनेगी, ये पंचभुज जो है ना पहले बनेगा, है ना, तो इसमें ट्रायंगल पहले बन रहा है, इसमें पंचभुज बन रहा है, इसमें ऊपर नीचे, इसमें ट्रायंगल, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। ये लाइन पहले बनेगी, ये तो ये वाला हिस्सा नीचे चला गया है, ये वाला, तो ये तो हो नहीं सकती है। एंड इसमें तो गोला पीछे जाना चाहिए, इसमें गोला आगे आ गया, तो ये भी नहीं आ सकती, इसमें भी गोला आगे आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सबसे पहले आर बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, मतलब कि आर का ये वाला हिस्सा पहले दिखेगा, लाइन पीछे दिखेगी, ऐसे बनेगा आर। ये करेक्ट बन रहा है आर। इसमें तो एस पहले आ गया है, इसमें भी एस पहले आ गया है, इसमें भी एस पहले आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा तो आर पहले बनना है, ठीक है ना, उसी से पता चल गया हमको। चलिए देखते हैं आकृति नंबर
कौन सा होने वाला है, पार्ट 8 है ना। कागज के टुकड़े की तह खोलना, यानी कि कागज वाली आकृति है, पंच करने वाली, काटने वाली, मोड़ने वाली, है ना। हमारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, कैंची से का बहुत मज़ा आता है काटने में, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले ये देखिए ईंट, ये पहले एक फोल्ड किया हुआ है, फिर उसका डबल फोल्ड हो गया, यानी कि हमारा चार डिब्बे हो जाएंगे। 4 डिब्बे में ये वाली कटिंग ऐसे की गई है। अब इसको ध्यान रखना है हमें, ये कटिंग जो हुई है ना, ये वाली, ये तो ये आधी इस साइड भी होगी, है ना, और इसी तरह ये यहाँ हुई तो आधी इस साइड भी होगी। और जब ये पलटेगा ना तो ये वाली चीज़ यहाँ भी बनेगी ऐसे ईंट शेप ऐसा, और ये जब पलटेगा तो ये ईंट शेप यहाँ भी बनेगा, यानी कि हमारी 4 ईंट बनना चाहिए, है ना। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सीधी सादी आकृति थी, सिंपल है, बट बच्चे सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। पर आप सीख लीजिए बढ़िया, अगर आप मुझसे सीखेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। बस शर्त यही है कि आपको पूरा वीडियो देखना है। चैनल को बढ़िया से प्यार दीजिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट्स आपने वैसे बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे हैं बच्चों ने, ऐसे ही प्रोत्साहन करते रहिए, मुझे बढ़िया लगता है। मैं एक ही पेपर डालने वाली थी, आपके कमेंट्स और देख के ना मेरा मन किया कि नहीं, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, 1-2 पेपर और डालती हूँ अच्छे वाले। तो मैंने 2 दिन में सिलेक्ट किया और आज फिर पेपर बना के आपको डाल रही हूँ, है ना। देखिए एक ये ना चम्मच ऐसी बनी हुई है, आपको दिख ही रहा है। सबसे पहले कागज यहाँ फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया, यानी कि 4 फोल्डिंग हो गई, है ना। यानी कि ऐसे हो गया ये कागज आपका, ऐसे 4 टुकड़ों में बन गया ना, इस टाइप से। अब ये चम्मच जब यहाँ बनी तो ये यहाँ भी जाएगी, पक्का है ना। तो पहले ये वाला क्षेत्र बनेगा ना ऐसे ऐसे, और ये वाला चम्मच जो जाएगा वो यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे। और यहाँ डॉट भी बनेगी, पेन से बनता नहीं है, बच्चे अच्छे से बनाते हैं ना, पता। और ये वाला चम्मच यहाँ भी जाएगा तो यहाँ भी ऐसे लाइन बनेगी, और ये चम्मच यहाँ बनेगी, और यहाँ भी जाएगा तो चम्मच यहाँ बनेगी ऐसे। अब देख लीजिए किस में बन रही है। इसमें तो ये डायरेक्शन गलत हो रहे हैं, यानी कि ये नहीं आ सकता है। ये चारों कोने में जाएगी, यानी कि बी सही है। इसमें तो 2 ही बची, इसमें भी 2 बची। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, आपको समझ में आ गई? बिल्कुल, आप तो अच्छे से समझिए। वीडियो को थोड़ा सा क्या करते, स्टॉप कर सकते हैं और फिर अच्छे से समझ सकते हैं। आप तो खूब देख देख के समझ के, बस हमें 13 तारीख को गलती नहीं करनी है, उससे पहले खूब सीख लेना है, जिससे कि हमारा बिल्कुल भी गलत ना हो। ये वाली आकृति तो मैं चाहूँगी कि आप सब अपने घर में काट के ज़रूर देखें। सबसे पहले इसको फोल्ड करें, फिर ये देखिए यहाँ फोल्ड हुआ है ऐसे, तो ये वाला कैसे आ जाएगा बच्चे, ऐसे ये वाली चीज़ यहाँ फोल्ड हुई है और ये वाली भी यहाँ फोल्ड हुई है। और जब ये फोल्ड हो जाएगी ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा पूरा एक चौकोर, है ना। चौकोर के ऊपर ये ट्रायंगल आएगा और ये ट्रायंगल आएगा। जब आप इसको खोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि यहाँ ये जब गोले है ना, ये एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा, ये 4 गोले बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ आपसे, अगर आप मेरी पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे चाहते हैं कि हाँ मैम अच्छे से पढ़ाती हैं, जो आपने कमेंट्स लिखे सही लिखे हैं, तो इस वीडियो को, इस वाली आकृति को ज़रूर करके देखिएगा, है ना। बिल्कुल आप बताइए कमेंट्स में मुझे कि 31 आकृति का 4 आया है, आपने किया है, छेद किया है कि नहीं किया है। कुछ बच्चे इसको, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, बट आप करके देखिए, आपसे बनेगी और आंसर 4 ही आएगा। चलिए देखते हैं 32 वाला। वही इसको नीचे मोड़ा है, फिर एक और मोड़ा है ना। अभी देखिए ये वाला आकृति बना हुआ है, अब यहाँ बना है तो ये आधा आकृति यहाँ भी जाएगा, इस साइड भी, है ना। ये ऊपर भी जाएगा ऐसे दोनों साइड, पक्का है ना। तो और फिर ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है ये भी चारों जगह जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। इसमें तो ये ट्रायंगल बने नहीं, इसमें भी ट्रायंगल नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ये कोई आने वाली नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आकृति नंबर, नेक्स्ट पार्ट हमारा 10 आ गया है, नहीं 9 आया है अभी, है ना, अभी 10 का रह गया है भाई।
कौन सी आकृति है? समस्या आकृति कटआउट से बनाए गए हैं, वही वाली हमको देखना है। 33 3 कटआउट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसमें भी 3 कटआउट हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, यानी ये तो सबसे पहले अलग हो गई हमारी। अब हमको चाहिए ग्लास, ये बना है, एक ये वाला क्षेत्र चाहिए है तो ये बन रहा है, एंड ट्रायंगल चाहिए तो ये बन रहा है ना। वैसे तो ऑप्शन नंबर ए ही हमें करेक्ट लग रहा है, बट थोड़ा सा ये हमको लग रहा है कि छोटा है। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र क्या है, थोड़ा सा छोटा समझ में आ रहा है, तो हम बी की ओर जाएंगे। ये यहाँ तक आना चाहिए था, कि बी बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, ये देखिए, है ना। और ट्रायंगल भी बराबर का, इसका ट्रायंगल ये देखिए छोटा सा बन रहा ना ये, और जबकि ट्रायंगल ये इतना बड़ा है हमारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसका ट्रायंगल बहुत बड़ा बन रहा है, ये देखिए, ये तो आएगा नहीं। चलिए देखते हैं 34 वाला। 4 चीज़ हमको चाहिए, एक ट्रायंगल बड़ा है ना, समबाहु ट्रायंगल है, एंड 2 ट्रायंगल बराबर हैं और एक चतुर्भुज है। इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें 1 2 3 यानी कि 2 ट्रायंगल हैं, एक ये चतुर्भुज है और एक और चतुर्भुज है ना। तो चतुर्भुज 2 बन रहे हैं और ट्रायंगल भी 2 बन रहा है, जबकि हमें ट्रायंगल 3 चाहिए है, यानी कि ये भी नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, और ये रहा ऊपर वाला क्षेत्र है ना, ये वाला नंबर 1 वाला, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, करेक्ट। चारों चीज़ आ गई है ना, सही है। आप देख सकते हैं आराम से, ऐसे ही नंबर 1 नंबर 2 करके आपको करना है कि हमारा कौन सा कहाँ जा रहा है पार्ट। चलिए देखते हैं 35 वाला। 2 सबसे पहले तो डॉट लगी हुई हैं, एक गोला एक वृत्त है ना, तो इसमें वृत्त नहीं है, इसमें ट्रायंगल के अंदर डॉट तो है नहीं, एक डॉट बस बनी है, और इसमें वृत्त है ये वाला जो है ना, वर्ग स्क्वायर जो है वो नहीं है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है 35 का। 36 है ना, ये देखिए, एक हमारे पास क्या बन रहा है, सबसे पहले ट्रायंगल, पार्ट 1 बन जाएगा। ट्रायंगल, इसमें तो हमें ट्रायंगल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है लेकिन ये वाली चीज़ नहीं बन रही। इसमें भी ट्रायंगल ये तो है, लेकिन ये जो हिस्सा है ना, ये झुका हुआ, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी ही बचता है, और इसमें सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। देखिए, जैसे कि ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसको दे देते हैं अपन, तो ये बन रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसको दे देते हैं, तो सेकंड हमारा ये बन रहा है ना। थर्ड इसको दे देते हैं, तो थर्ड ये बन रहा है ना, एंड फोर्थ ये वाला बन गया, ऐसे ऐसे, है ना, करेक्ट। सारे के सारे पार्ट बहुत अच्छे से इसमें आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आकृति नंबर, पार्ट 10 की आकृति नंबर कौन सा होने वाली है। आकृतियाँ कौन सी रह गई भाई, याद है आपको? छिपी हुई नहीं ढूंढी अभी अपन ने, मेहनत तो की ही नहीं। चलिए देखते हैं छिपी हुई आकृति। आप पहले कर लीजिए मुझसे, मैं थोड़ा रुक रुक के ही कर रही हूँ, जिससे मेरे बच्चे जो कर सकते हैं ना, आप लोग पहले कर लीजिए। बिल्कुल ये नहीं सुनना कि मैम आप कर देती थी, मैं तो कर ही नहीं पाया, आपने पहले कर दी, बिल्कुल नहीं, पहले आप, मैम बाद में, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये वाला एल बनाना है, इसमें भी बन रहा है बड़ा वाला एल, इसमें बन रहा है छोटा वाला एल, लेकिन ये सीधी वाली लाइन इसमें नहीं है, ऐसे वाली, तो ये हमारा नहीं आएगा ऑप्शन किसी भी हालत में, ठीक है, क्योंकि ये वाला भी तो चाहिए ना भाई। एंड इसमें जा सकते हैं, ये गया और ये गया, है ना, लेकिन ये थोड़ा लंबा भी जाना है ऐसे, तो ये फिर जाके जुड़ना है, तो ये भी इसमें भी नहीं है।
अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। इसमें डबल लाइन ही नहीं है एंड इसमें भी नहीं, तो भाई हमें तो फिर से देखना पड़ेगा। ए में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारा लगता है बी में होना चाहिए, है ना। बी को अपन अच्छे से देखते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ना भाई, बी बस में ही मिल रही है। तो हमें लगता है ऑप्शन नंबर हमको, ये बच्चे देखना, कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होगी, बट आपको घूम फिर के लौट के उसी पे आना पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए बहुत जल्दी में गोला मत भरिएगा, मैं बार बार आपको समझाती हूँ। देखिए अब ये डबल लाइन बन रही है, आपको दिख रही ना, 1 2 लाइन बन रही है। अब इसमें तो डबल लाइन है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसमें तो किसी भी हालत में नहीं है, दिख ही रही है हमको। और इसमें भी ये वाली चीज़ नहीं बन रही, ये वाली चीज़ जो है सिर्फ हमें दिख रहा है कि इसमें बन रही, बी वाली में, ये जो लाइन है ना, इससे बी में बन रही है। तो हमें पता है कि जब सी 3 में आ ही नहीं रही है तो कहाँ आएगी, बी में करेक्ट आएगी ना। देखिए कहाँ आएगी, अब मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। एक लाइन ये बन रही है और दूसरी लाइन कहाँ से, मतलब इतना नहीं लीजिए आप, बस इतना लीजिए, यहाँ से इतना, तो आपको करेक्ट मिलेगा। थोड़ा सा ज़्यादा मत लीजिए आप, सीधा लाइन बस लीजिए यहाँ से। ये देखिए ये गई और दूसरी लाइन ये गई, है ना, और फिर ये जुड़ गई, बन गया ना करेक्ट। बहुत जल्दी में गोला मत भरना बच्चे, बिल्कुल लास्ट में ही गोले को भरना आप करेक्ट करके। जल्दी का काम शैतान का होता है। देखते हैं आकृति नंबर 38। सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, ये बड़ा सा जो लाइन खिंचा हुआ है ना बीच के बीच, इसमें तो खिंचा है, लेकिन फिर इससे यहाँ और यहाँ जेड बन रहा है ना, ये तो जा रही, लेकिन ये नहीं है इसमें, यानी कि ये नहीं हो सकता है ना। इसमें तो ये बड़ा लाइन ही नहीं है एंड इसमें तो है, और फिर ये छोटा हो गया, लेकिन ये वाला लाइन नहीं है। अभी हम इसमें देख लें क्या, देखते हैं भाई। ये गया लाइन, ये पहले बड़ा लाइन, ये छोटा लाइन और ये और लाइन, जेड बन रहा है। अब ऊपर वाला जेड, ये वाला जो है, इसको और हमको इसमें देखना है। करेक्ट है ना, ये देखिए आप, ये बन गया, अरे वाह, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इन द राइट। 39 देख लेते हैं। सबसे पहले क्रॉस चाहिए, इसमें क्रॉस नहीं बन रहा है एंड इसमें तो क्रॉस है, बट ये वाला जो क्षेत्र है इसमें ऐसे नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखना हो तो देख सकते हैं, देखिए क्रॉस बन रहा है और ये वाला क्षेत्र भी बन रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आकृति नंबर लास्ट होती है 40 वाली। सबसे पहले ये वाली लाइन, फिर ये और ये ऐसे बनना ना, तो इसमें ये नहीं जा रही है ना, एंड किसमें बनेगी, इसमें देखें ये बिल्कुल सीधी जाना है ना, ऐसी लाइन इसमें तो है, लेकिन इसमें ये वाला लाइन नहीं है ना। इसमें देखिए क्या, देखिए ये तो करेक्ट जा रहा है एंड ऐसे तिरछा भी हमको चाहिए है। फर्स्ट वाले को फिर से देखते हैं अपन अच्छे से। ये तिरछा इसमें बन रहा है क्योंकि लाइन है ना, और इसमें ये बन रहा है, बट इसमें ये फिर और ये भी बन रहा है, तो ये भी बन रहा है, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है ना, ये चाहिए हमें। बाकी हमने 3 में ट्राई किया, किसी में नहीं आ रहा ना। चलिए इस तरह हमारी आकृति पूरी हो गई। नेक्स्ट सेक्शन का एक आने वाला है, मैथ का आने वाला है। जल्दी से हम मैथ खोलते हैं, पेन कागज़ ले लीजिए। सबसे पहले सवाल आपको सॉल्व करना है, जब आपका सॉल्व हो जाएगा फिर मैं उसको समझाऊंगी। चलिए अब हम आ गए हैं अपना 41 क्वेश्चन, जो कि होता है मैथ का। चलिए देखते हैं भाग 2 मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए। अच्छा, पहले इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इंग्लिश वाले बच्चे भी आराम से कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से पेपर दे रहे हैं तो, एंड हिंदी वाले भी
कर ही सकते हैं। दिए गए ग्राफ में ये देखिए क्वेश्चन पढ़ना है हमें यहाँ से। सोमवार से शनिवार तक विक्रेता द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या दर्शाएगी। विक्रेता मतलब बेचने वाला। उसके पास शुरुआत में 300 जूते हैं, तो शनिवार के बाद शेष बचे जूतों की संख्या क्या होगी। देखिए मंडे को, अच्छा यहाँ सबसे मेन इस वाले जो ये रहते हैं ना, इनमें ग्राफ में सबसे मेन चीज़ रहती है ये चीज़ देखना। क्या दिया गया हुआ है, हमको दिया है 10 शूज़, है ना। एक शूज की वैल्यू क्या है, 10 शूज, 10 जूते। ये बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए सोमवार को कितने बने हैं, 4, यानी कि सोमवार के कितने हो गए, 10 4 जा 40। एक की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 40। मंगल को 30, बुध को 5 है तो 50, है ना। यहाँ 20, यहाँ फिर 50 और यहाँ 30, ये हो गए। अब पूछा क्या गया, शनिवार के बाद शेष बचे जूतों की संख्या क्या होगी। तो इनको प्लस कर लेते हैं। कितना हो गया, 0 का 0, 5 5 7 12 13 14, देखिए ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 5 और 5 10 और 3 13 और 2 15 और 5 20 और 2 22, ठीक है ना। 220 जूते शनिवार तक बिक गए और उसके पास थे कितने टोटल, 300, है ना। तो क्या करना है हमको, 300 में से 220 को माइनस कर देना है। कितना बचेगा भाई, 80। करेक्ट, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। कौन सा होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42। हाँ बच्चे, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन इस साल जरूर देखने मिलेंगे पेपर में आपको, है ना। दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। ये क्या लिखा हुआ है हमको, ABCD एंड 85 36। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू होती है 180, है ना। तो एक है 85 का एंड एक है 36 का। दो कोण हमको दिए गए हैं, तो 6 5 11, 1 कैरी आई 1, 8 और 4 12, 121 इनकी वैल्यू हो गई। अब हमसे पूछा गया है x की वैल्यू, है ना। x कहाँ है, देखिए ये बना है x। तो 180 में से 121 तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। कितनी आने वाली है, घटा दीजिए आप, 9 और 5, है ना। कितनी आ जाएगी, 59। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपको खुद करना है इसलिए मैं इसको समझा बस रही हूँ। उतारने को तो मैं नहीं दूंगी कि आप बस उतारिए, बच्चे उतारते बहुत हैं, है ना। आपको खुद करना है, मैंने समझा दिया एंड आप करिए। इसको भी आप पहले देख लीजिए और आप कर सकते हैं तो कर लीजिए जल्दी से। मेरा बिल्कुल मत देखिए, पहले आप खुद करिए, नहीं बने तब आप वीडियो चालू कीजिए और हमारा देखिए। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको बंद करके भी, थोड़ा सा स्टॉप करके भी आप इसको कर सकते हैं, ना। अब मैं समझाना चालू कर रही हूँ, बट आप उसको कीजिए। प्रदीप ने 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदे। यदि उसने प्रत्येक संतरे को 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे को कहते हैं, 2.5 रुपये में बेचा तो मुनाफा या नुकसान कितने का होगा, क्या होगा, ये हमको बताना है। देखिए 24 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12, 24 रुपये के 12 खरीदे तो एक कितने का हो गया, सबसे पहले एक हो गया 2 रुपये का। अब उसने 2 दर्जन खरीदे, यानी कि 2 दर्जन मतलब 12 दूनी 24, ठीक है ना। तो कितने के आ गए, 48 के आ गए। इतना क्लियर है, ये क्रय मूल्य हो गया। अब ज़्यादा लिखने की तो आवश्यकता नहीं भाई, पेपर कर रहे हैं ना हम, अब तो पढ़ा नहीं रहे वैसे वाला अपन की क्लास चल रही है, तो आप फटाफट कर सकते हो। अब उसने क्या किया, एक संतरे को कितने में बेचा, 2.5 रुपये में।
ये किसके आ गए? पूरे 2 दर्जन के, है ना। अब आप 2 दर्जन का है ना, तो आप एक की भी कीमत निकाल सकते, या फिर आपने यहाँ से देखिए 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन खरीदे। 24 रुपये के 1 दर्जन, तो एक संतरा कितने का? 2 रुपये का, ये हमने लिया था ना। और देखिए यहाँ प्रत्येक संतरे को 2.5 रुपये में बेचा है, यानी कि उसने एक संतरे में कितने रुपए की बचत की? आप 2 रुपये इसमें से माइनस कर सकते ना, तो रुपए नहीं बचाए भाई, एक संतरे पे 50 पैसे बचाए हैं उसने। बचे तो आप निकाल सकते हो कि 48 संतरों पे, क्योंकि उसने 2 दर्जन लिए ना, तो 24 संतरे हो गए। तो 24 संतरे पे कितने की बचत करेगा? तो 24 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। हम यहाँ भी करते, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, एक ये वाला 0। अब चूंकि ये हमारे पैसे हैं तो हम 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। कितने का लाभ हुआ उसे? 12 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, समझ में आया आप सबको? क्योंकि हमने एक का ही निकाल सकते हैं, हम 12 का 24 का क्यों करें? हमें आराम से एक का पता चल गया ना। एक संतरे का उन्होंने पूछा है प्रॉफिट या नुकसान, तो फिर 12 24 का निकाल दिया। पूछा पहले एक का निकाल लिया, एक संतरे पे 50 पैसे का हो रहा उसको फायदा, तो 24 संतरे पे कितने का होगा? 12 रुपये का। ठीक, चलिए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 तो नहीं होना चाहिए, अभी हमारा होना चाहिए 44। यहाँ देख सकते हैं ना, इस साइड में है, ये आ गया 44। एक ट्रेन शुक्रवार को दोपहर 1:15 पर हैदराबाद से निकलती है और शनिवार सुबह 7:30 बजे चेन्नई पहुंचती है। यात्रा की अवधि मतलब समय क्या होगा? तो मैंने आपको पहले भी कई बार सिखाया है कि हमें क्या करना है, पहुंचने वाले टाइम में जो 7:30 है उसमें 12 प्लस कर देना है। इस तरीके से आप 12 प्लस कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 19:30। और इसमें से जो हमारा निकलने का उसका टाइम था ट्रेन का, वो माइनस कर दीजिए। 1:15। यहाँ अनुपात लगा सकते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। एक कैरी ले लीजिए तो 5 मिनट बचेंगे, और 2 में से 1 गया तो 1 मिनट बचेगा, और यहाँ हमारे 18 बच जाएंगे। तो 18 घंटे 15 मिनट जो है ना, ऑप्शन नंबर सी एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी होता है बच्चे, आपको ध्यान रखना बस ये है कि पहुंचने वाले टाइम में आपको 18 क्या कर देने पड़ते हैं, 12 प्लस कर देने पड़ते हैं। और जब काम 12 घंटे से और बाद में होता है तो हमें 24 घंटे प्लस करने पड़ते हैं। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि काम 12 घंटे के पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरक कोण है ना, ये एंगल होता कितने का है? तो ये होता है 90 का। 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का नहीं होता, वो तो समकोण कहलाता, राइट एंगल। लेकिन जब 2 कोण मिलके 90 डिग्री बनाते हैं तो वो कहलाते हैं पूरक कोण। तो हमारा एक है 40 का, तो दूसरा कितने का होगा भाई? 50 का। 50 और 40 90, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट होगा हमारा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 जल्दी से। 1 राइट 1/2 सरल करना है तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1, 3/2 प्लस है 2 3 जा 6 और 2, 8/3 माइनस 1/6। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 6 आएगा, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 तो 8 2 जा 16 माइनस 6 1 जा 6। 16 4 20 और 5 25, और 25 में से 1 जाएगा तो 24/6, और 6 से ये 24 4 टाइम में माइनस हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 एकदम करेक्ट। बिल्कुल सही सवाल, आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आपका हो जाएगा। नकल उतारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, खुद से करने की आवश्यकता है।
आप करेंगे तो ही आपसे बनेगा। आप देख देख के उतार लेंगे तो पेपर में आपसे बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, कोई काम का नहीं, है ना। तो आप देखिए, समझिए, खुद से कीजिए। चलिए देखते हैं 48 वाला, नहीं 47 अभी, है ना। 28,910 में क्या जोड़ा जाए कि 47,909 बन जाए। ऐसे हम इसको व्यंजक बना के लिख सकते हैं। 28,910 प्लस एक्स, पता नहीं ना क्या जोड़ना है, बराबर क्या बनना है 47,909। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू निकालना है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये प्लस में है, इस साइड में जाके ये माइनस में हो जाएगा। 28,910 और हम इसको माइनस कर देंगे। 9 का 9 कैरी गई 1 तो 10, 10 में से 1 गया 9 कैरी, 18 में से 9 गया 9, फिर कैरी 16 में से 8 गया 8, यहाँ 3 में से 2 गया 1। 18,999 यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको भी बिल्कुल आसानी से कर लेना है इसी तरह से व्यंजक बना के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 है। दी हुई आकृति में एक आकृति दी हुई है हमको, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो भाग है ना, ये छायांकित है, ये छायांकित नहीं है। हमें दिख रहा है ना ये वाला जो एरिया है, देखिए डार्क डार्क सा है पूरा, इसका भाग का हमें आंसर निकालना है कि ये कितना है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन समझदारी का सवाल है। सबसे पहले देखिए, ये 3 की है एंड ये भी 3 की है। अगर हम इसको यहाँ से जोड़ दें तो ये भी 3 का, ये भी 3 का, तो ये बन गया एक वर्ग। और वर्ग के क्षेत्र, देखिए क्षेत्रफल निकालना ना, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3 × 3 यानी कि 9। ठीक है, एक ये कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे। तो ये तो बनेगा आपका आयत। क्यों बनेगा आयत भाई, क्योंकि देखिए ये वाली भुजा बड़ी है एंड ये वाली भुजा 3 की है। अब हमें पहले ये भुजा पता करनी पड़ेगी कितनी है। तो आप देखिए यहाँ 3 है ना, ये देखिए 3 है, तो ये भी 3 होगी। और जब ये 3 है तो ये भी 3 होगी, क्योंकि ये देखिए 3 लिखी हुई है, तो ये भी 3 होगी। तो 3 और 3 कितनी हो गई 6, और ये है 3, तो ये आयत बन गया। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 6 × 3 = 18, इसका हो जाएगा 18। ठीक है, आप ध्यान से समझिए बच्चे इसको, है ना, बहुत थोड़ा सा टफ होता है। अभी देखिए, अब अगर हम इसको ऐसा जोड़ दें, ऐसे, है ना, कैसे, ऐसे जोड़ दें, तो इसका वाली ये वाली जो आकृति बन रही ना, इसका क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका, ये भुजा 3 की है तो ये भुजा भी 3 की होगी, है ना। अब ये देखिए ये 3 की है ना, ये 3 की है, यहाँ तक 3 हो गई। फिर ये 3 की है यानी कि ये भी 3 होगी, और ये भी 3 की होगी, तो 3 3 6 3 9, और ये 3, तो 9 तिया हो गया 27, क्योंकि फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणित चौड़ाई। अभी इतना क्षेत्र और बचा, ये 3 का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, और ये भी 3 का है, तो 3 × 3 = 9। ये सारे हमारे क्षेत्रफल आ गए। अब हम इनको क्या कर देंगे, प्लस 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 9, कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26 यानी कि 26, 26 और 4 इसका ले लो तो 30 और 33, है ना, कैरी आई 3 3 और 2 5 और 1 6, कितना आएगा आंसर सही, 63 वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, कहाँ है इसके ऑप्शन भाई। 48 के आंसर
इस साइड है लगता, देखते हैं। हाँ भाई ये है, देखिए 48 का आंसर 63 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। संख्या 2,39,763 2,39,763 को निकटतम हजार तक पूर्णांकित करें। कहाँ तक? हजार तक बच्चे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये है 9, है ना। इसको हमें चेंज करना है, ध्यान रखिए अच्छे से। तो हमें इस 9 को चेंज करने के लिए, हजार की संख्या को चेंज करने के लिए हमें ये सैकड़े वाली संख्या देखनी पड़ेगी। 7 है ज़्यादा, या हम यूँ भी कह सकते 9,000 या 10,000। तो भाई जब ये 765 हो गया, यानी 500 से तो ज़्यादा हो गया ना 763, तो ये 10,000 के पास है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा? 10,000। 9,000 काय में कन्वर्ट हो जाएगा 10,000 में, और जब 10,000 बन जाएगा तो 2,30,000 का 40 बन जाएगा ना। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? सी वाला, है ना। क्या बन जाएगा? 2,40,000। 39 है और 7 भी है, बहुत बढ़ चुका ना, तो 40,000 हो गया, बिल्कुल हजार के निकटतम हो जाएगा 2,40,000। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बहुत ही अच्छा सवाल है और प्रायः पेपर में देखा जाता है, बहुत पेपरों में आया है ना, हर साल ही आता है। एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से, ये सवाल यहीं से समझना पड़ता है बच्चे। कर्ण ने भावना से, तो हम किसके x मान लेंगे? भावना के। ये पक्का है, हमें भावना के x मानना पड़ेंगे, क्योंकि कर्ण का संबंध हमें मिल रहा है कर्ण ने भावना से। चलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। बाकी हमने इतना आपको समझा ही दिया है कि किसके हमें x मानना पड़ेंगे। 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईशा ने भावना से 5 कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल अंक 170 हैं तो ईशा के अंक क्या होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले हमको किसके मानने पड़ेंगे? x, भावना के। और फिर कर्ण के पता चल रहे हैं भावना से 10 ज़्यादा, तो भावना के क्या हो गए हमारे? बहुत इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। छोटा सा नाम लिख लीजिए, भावना के मान लिए x, तो कर्ण आप इंग्लिश वर्ड भी लिख सकते, हिंदी वर्ड भी लिख सकते। कर्ण के हो जाएंगे x + 10। अब जो ईशा है, ईशा ने किससे? सबसे पहले ये देखिए भावना से, तो भावना के कौन से हैं? x। भावना से 5 कम, तो -5 हो जाएगा। कम के लिए माइनस और अधिक के लिए प्लस, ठीक है। ये तीनों के अंक हो गए, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि तीनों के मिला के कुल अंक कितने हैं? 170। ये ध्यान रखना है, 170 है ना। अब बिल्कुल इजी होता है, x x x, कितने x हो गए? 3x, ठीक है। अब ये 10 प्लस का है तो इसमें से जाके माइनस कर दीजिए 170 में से। जो प्लस का है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस। अब ये 5 क्या है? माइनस का है, तो इसको जाके कर दीजिए प्लस। ये देखिए, जो माइनस का था वो प्लस कर दिया, उल्टा करना है, जो प्लस का था वो माइनस कर दिया। कितना बन गया? 165। ये किसकी वैल्यू है? 3x की। तो हम एक x की कैसे निकालेंगे? 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 55। एक x हमने किसके नंबर माने थे? भावना के। यानी कि भावना के कितने मिल गए हमको? 55। लेकिन हमसे पूछे किसके गए हैं? ईशा के अंक। तो ईशा के अंक कितने थे? भावना से 5 कम, तो हम 55 से 5 कम कर देंगे, यानी कि 50 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईशा के अंक कितने हो गए? 50, ठीक है ना। बिल्कुल सरल होता है बच्चे, जो प्लस माइनस जो भी आपसे बोला गया है वही कर दीजिए, और बस जो पूरे अंक हैं उसमें से प्लस वाले अंक को माइनस कर दीजिए, माइनस वाले अंक को प्लस कर दीजिए, आपका सवाल इजीली हो जाएगा। और 3x की वैल्यू है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखते हैं। 60 के गुणनखंडों की संख्या।
60। 60 के गुणनखंड अभाज्य नहीं पूछी है, वरना आप ऐसे वाले करने लगे। सब बच्चे यही करते हैं, ये वाले नहीं पूछे बच्चे, ये अभाज्य वाले निकालते हैं। अभी सिर्फ गुणनखंड पूछी है ना। तो हमको 60 लिखना है। उसके गुणनखंड का बहुत आसान तरीका हमने आपको बताया है। देखिए 1 का डिवाइड 60 में कितनी बार जाएगा? 60 बार। तो यहाँ से अगर 1 लिखा तो यहाँ से 60 भी लिख लीजिए। अब 2 का डिवाइड 60 में कितनी बार जाएगा? 30 बार, है ना। तो 30 का भी जाएगा 2 बार। 2 का 30 बार तो 30 का 2 बार, दोनों गुणनखंड होंगे उसके। अब 3 का दीजिए आप, 3 दूनी 6, 3 का 20 बार तो 20 का 3 बार, 20 दिया 60। 4 का 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 का 15 बार तो 15 का 4 बार। अब काय का जाएगा? 5 का जाएगा कितनी बार? 12 बार। तो 12 पंचे भी 60 होते हैं, है ना। 6 का जाएगा 10 बार, 6 धाम भी 7 होते हैं। 7 का जाता नहीं है 7 का, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता। हो गए हमारे गुणनखंड। बड़े वाले देखिए अपने आप आ जाता, 60 भी आ गया, 30 भी आ गया, 20 भी आ गया, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप छोटी डिजिट का डिवाइड देते जाइए, बड़ी लिखते जाइए। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने होते हैं? 12। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा। सही है। चलिए देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए जब तक मैं जरा सा इसको इरेज कर रही हूँ। हाँ, ये तो बच्चों ने कर लिया होगा फटाफट। 47380 है, एक संख्या दी हुई है। मैं 7 और 8 के स्थानीय मानों के बीच अंतर। स्थानीय मान क्या होता है? देखिए आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान है ना, क्या होता है? प्लेस वैल्यू। आप आसानी से उसका निकाल सकते हैं। 7 की प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000, 10,000, है ना। पीछे जितनी संख्या रहती ना 1 2 3 4 तो उतने 0 लग जाते हैं। ठीक, आपको पता ही होगा। इसी तरह हमको 8 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 यानी कि 100 है ना। इसके में एक 0 और लगना है अभी, 70,000 है ना। और 8 की क्या है? 800। और पूछा क्या है? अंतर। अंतर यानी क्या होता है? माइनस कर देते हैं। 0 0 कैरी ली तो 2 बचा, फिर कैरी ली 9 बचा और 6, 69,200 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होता है? स्थानीय मान एंड फेस वैल्यू, जातीय मान या अंकित मान। मतलब जिस स्थान का आपसे पूछा गया है उसका फेस वैल्यू वही का वही होता है, कभी भी बदलता नहीं है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 53 देखते हैं। वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हों। सिर्फ कितने गुणनखंड होना है भाई? 2। क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य, जिनका एक मासा हो, है ना। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर, तो वो होती हैं अभाज्य संख्या जिनके 2 गुणनखंड हो। देखिए जैसे 2 के गुणनखंड होंगे 1 और 2, 3 का होगा 1 और 3। तो ये जिनके 2 गुणनखंड हो उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अच्छा बच्चे, एक बात और याद रखिएगा, कोई भी संख्या कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती। आज 4th वाले और 5th वालों का पेपर था, मैंने देखा एक बच्चा बहुत रॉन्ग करके आया है। 0 8 एंड ऐसे दिया था 908। इससे 3 अंकों की संख्या बनानी थी छोटी वाली, तो उसने बनाई है 089। ये बच्चे रॉन्ग होगी। क्यों होगी रॉन्ग? क्योंकि ये 89 पढ़े जाएंगे ना, ये 2 अंकों की संख्या है। 3 अंक कहाँ पढ़ेंगे? 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते? 100 से स्टार्ट होते ना। जब 100 200 300 400 पढ़ा जाए तब 3 अंक कहलाते हैं। ये तो पढ़ेंगे 89। ये रॉन्ग हो गई ना, 3 अंकों की थोड़ी है छोटी। इनसे इन अंकों से 3 अंकों की छोटी क्या बनेगी? 809। 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे आता है। 809 बनेगी बच्चे, है ना। इसको ध्यान रखिए। ये कैसे आप लोग, मतलब पेपर सामने है और इतनी सी चीज़ आप गलत कैसे कर सकते हैं? बड़ा आश्चर्य लगता है। कभी कभी आप 4th के हैं 5th के हैं लेकिन इतना सा नहीं कर पा रहे।
नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, पेपर अपना आ रहा है, बहुत अच्छे से समझिए। एक आदमी ने 24 रुपये प्रति दर्जन 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 पेंसिल खरीदी। 24 रुपये में एक दर्जन यानी कि 12। तो एक पेंसिल कितने की हुई? सबसे पहले तो आप यहीं से पकड़ लीजिए, कितने की हो गई एक पेंसिल? 2 रुपये की। उसने पेंसिल को 2 रुपये 20 पैसे प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचा, उसका मुनाफा कितना होगा? 20 पेंसिल खरीदी है और बेची कितने में है? 2 रुपये 20 पैसे में। तो देखिए एक पेंसिल पे कितने का लाभ हो रहा है? 2 रुपये की खरीदी है और 2 रुपये 20 पैसे की बेच रहा है, यानी कि उसको एक पेंसिल पे कितने पैसे बच रहे? 20 पैसे। और उसने खरीदी कितनी है? 20 पेंसिल, तो बेचेगा 20 पेंसिल। तो 20 का 20 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 400। अब चूंकि ये पैसे थे, ये देखिए पैसे है ना, तो हमें 2 के पहले क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट, यानी कि उसको कितने का फायदा हुआ? 4 रुपये का। बिल्कुल सरल सा सवाल था ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी हमें किसी सवाल को टफ नहीं करना है कि दर्जन दिया तो पहले हम दर्जन का रेट निकालें। जब हमसे सिंगल पीस का ही पूछा जा रहा तो हम क्यों दर्जन का बनाएंगे, है ना। तो सवालों को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर उसको कीजिए। बहुत जल्दबाजी में बच्चे जब करते हैं ना तो गलत कर लेते हैं, है ना। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 55, जो कि हमारा थोड़ा सा ऊपर है, ये साइड पे आ गया है ना। देखिए संख्या, ये क्वेश्चन नंबर 55, संख्या 634891 में 3 और 8 के अंकित मानों का योग। अंकित मान मीन्स फेस वैल्यू, अभी बताई थी ना हमने। तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? 3 ही होगा। और 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा ना भाई। अंकित मान तो बदलता नहीं है। 8 और 3 11। इतना तो सभी बच्चे कर सकते हैं आसानी से, कोई बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था, एकदम इजी सवाल। क्वेश्चन नंबर 57, 12 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का परिमाप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आयत के परिमाप का फार्मूला 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 8 और 20 20 और 2 दूनी 40 है ना, 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। इसमें तो कोई भी सोचने वाली ज़्यादा बात है नहीं है, बहुत ही इजी होता है। इनको पर इस फार्मूले को अच्छे से याद करिए तो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं है सवाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है 58 वाला। यदि बी ए का उत्तराधिकारी है, हाँ बच्चे ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। उत्तराधिकारी मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी मीन्स होता है एक ज़्यादा या एक कम। उत्तराधिकारी, जैसे आप अपने पापा के उत्तराधिकारी हैं, मीन्स क्या हुआ भाई? छोटा हुआ ना। तो ए जो है बी का उत्तराधिकारी है, तो आगे वाला होगा कि पीछे वाला? तो आप ध्यान रखिए, देखिए ये वाला वर्ड आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वर्ड है ना। उत्तराधिकारी मीन्स होता है जैसे ए अगर 1 है तो बी क्या होगा? 2 नहीं, बी होगा 0। उत्तराधिकारी ए बी का उत्तराधिकारी है, ये ध्यान रखिए, अच्छे से समझ के कर लीजिए। अभी दूसरा देखते हैं अपन। देखिए जैसे बी है, बी का उत्तराधिकारी है ना ए, बी मान लीजिए 4 है, तो ए कितना होगा? 5। तब तो उत्तराधिकारी होगा ना, उत्तराधिकारी यानी आने वाला, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए क्या होगा? तो बी क्या है हमारा? जैसे 4 और ए है हमारा 5। तो जब हम 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -1 बचेगा ना जी, उत्तराधिकारी है ना। अच्छे से समझ में आ गया? बहुत ध्यान दीजिए इस चीज को। उत्तराधिकारी है ना, यानी कि पूर्ववर्ती। हमने पढ़ा ना पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, वो ही चीज है उत्तराधिकारी। कितना अच्छा शब्द दिया है ना। तुम्हारा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है आपका
9। बस सवाल भी हमारे पूरे लगभग होने ही वाले हैं। यदि 7/9 कॉमा, ये देखिए कॉमा लगा हुआ है, x/72 के बराबर है तो x का मान क्या होगा? 7/9 किसके बराबर है? x/72 के बराबर है। तो x का मान क्या होगा? जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आता है, हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि इस सवाल में हमको क्या करना है? त्रियाक गुणा करना है। हमें x की वैल्यू निकालना है ना, तो x हमारा यहीं रहेगा जहाँ है। हमें x को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमको अपनी डिजिट ऊपर ले जानी है। तो 7 यहाँ है तो हम 72 को यहाँ लाएंगे, बटे 9 बराबर बचेगा हमारा x, है ना। तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 8 जा 56, x की वैल्यू आ गई। एकदम इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों से ये भी नहीं बनने लगता है, त्रियाक गुणा करते या पक्षांतर करते जब x की वैल्यू निकालना है तो नीचे वाली जो मल्टीप्लाई की डिजिट है वो डिवाइड में चली जाती है, और जो भाग की है ना डिवाइड वाली वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, और सॉल्व हो गया सवाल। 0.84 को न्यूनतम रूप में भिन्न में परिवर्तित कीजिए। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो क्या लिखा जाएगा? 84/1 के पीछे 2 0। ठीक, तो सबसे पहले तो यही आंसर आ रहा है, बट हमारा ये आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ऊपर नीचे दोनों भाज्य हो रही हैं। काय से कट रही है? 4 से कट रहा ना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, नीचे भी कट रहा, 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 पंचे 20, तो 21/25 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये कट रहा है, क्योंकि जब ये सरलतम भिन्न में बदल सकता है तो हमें उसको सरलतम भिन्न में बदलना होगा। आप 84/100 लिख देंगे ना तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा बेटा, है ना। तो बहुत ध्यान से काम करना है। अगर वो न्यूनतम, क्योंकि हमसे न्यूनतम भिन्न में पूछा, ये देखिए ध्यान देना है इस शब्द पे, न्यूनतम भिन्न, और इस पे ध्यान नहीं देंगे ना आप न्यूनतम पे, तो ये 84/100 लगा के आओगे और वो मिस्टेक हो जाएगा आपसे, है ना। चलिए अब हमारा आ रहा है थर्ड सेक्शन, जो कि होता है खंड 3, होता है हिंदी का। करेक्ट, फटाफट कर लेते हैं। पहले हमको अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, बिना पढ़े बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पानी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह केवल हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों ने जल संकट को बढ़ावा दिया है। ग्लेशियर जानते हैं, जहाँ बर्फ ही बर्फ रहता है, जमे रहते हैं, पिघलने और वर्षा पैटर्न में बदलाव से पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसे प्रयास जल संकट को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हमें जल का सतत उपयोग सुनिश्चित करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सके। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है। पूरा हमें काय के बारे में बताया गया है? पानी के बारे में। जल जीवन है, जल ही जीवन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानी का महत्व क्या है? केवल कृषि के लिए, जीवन और विभिन्न गतिविधियों के लिए, केवल उद्योग के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए? तो भाई जल का उपयोग तो जीवन के लिए भी है और विभिन्न गतिविधियों के लिए भी है, मतलब सिंचाई के लिए, हर चीज के लिए पानी चाहिए, है ना। जल संकट के मुख्य कारण क्या हैं? केवल प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधि। हमने पढ़ा ही था, फटाक से लगा सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जल संकट को कम करने के उपाय क्या हैं? बताइए। जल संचयन, पुनर्चक्रण, पानी की बर्बादी, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हमने अभी पढ़ा था। जल का सतत उपयोग, सतत यानी होता है लगातार, है ना। सतत उपयोग क्यों जरूरी है?
इसे बर्बाद करने में, भविष्य की पीड़ा के लिए, केवल औद्योगिक विकास के लिए, इसे अनदेखा करने के लिए। तो हमने अभी पढ़ा था ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। मैंने सारे में आंसर लगा दिए हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए, भविष्य की पीढ़ी मतलब जैसे हमारी पीढ़ी, हमसे छोटे हमारे बच्चे, है ना, आप लोग हम लोगों के भविष्य, यही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं भविष्य अपना। सतत का समानार्थी शब्द है, तो हमने अभी बताया सतत मीन्स होता है स्थायी, लगातार, है ना, अस्थायी तो नहीं होगा, नष्ट करने वाला, बदलने वाला नहीं होगा, स्थायी होगा। सतत यानी यहाँ पर सतत का अर्थ होगा स्थायी। 66 देख लेते हैं, यहाँ होने वाला है सेकंड गद्यांश। सबसे पहले है शिक्षा। देखिए अनुच्छेद नंबर 2, शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं है, शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं है बल्कि एक जरूरत है। यह व्यक्तियों की ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षण ने भी शिक्षा को सुलभ बना दिया है। ये तो करेक्ट है ना, ऑनलाइन जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही, देखिए हमने कोरोना काल में भी पढ़ाई कर ली थी ऑनलाइन में। हालांकि अभी भी कई क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंचने की समस्या है, शिक्षा तक पहुंचने की समस्या है। नीतिगत सुधार और डिजिटल संसाधनों का सही उपयोग हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सहायक हो सकता है। शिक्षा समाज के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। कितना अच्छा गद्यांश है भाई, है ना। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आप सब शिक्षित ही हो रहे हैं। शिक्षा क्या प्रदान करती है? हमको ज्ञान और हमें आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। ये तो बिल्कुल ही करेक्ट पता चल गया फटाक से। ऑनलाइन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को सीमित करना। ऑनलाइन शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा को सुलभ बनाना, शिक्षा को असमानता बढ़ाना, केवल शहरी क्षेत्रों पर ध्यान नहीं, शिक्षा को सुलभ बनाना। ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है ना, उसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि सबको सरलता से शिक्षित किया जा सके, है ना। सब घर बैठ के भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, आराम से अपनी शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा की पहुंच की समस्या कैसे हल किया जा सकता है? नीतिगत सुधारों और डिजिटल संसाधनों के प्रयोग से, या फिर शिक्षा को अनदेखी करके, केवल शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, शिक्षा को रोककर? नहीं भाई, नीतिगत सुधारों से, है ना। और डिजिटल संसाधन जैसे कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इनके सुधार करके इनको, और हम घर घर शिक्षा भेज सकते हैं। शिक्षा समाज को कैसे लाभ पहुंचाती है? समाज के उग्र विकास में योगदान देकर, आलस बढ़ाकर, निरक्षरता यानी तो अनपढ़ हो गया, मनोरंजन प्रदान करके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, समग्र विकास करके, है ना। समग्र का समानार्थी क्या होने वाला है? समग्र, आंशिक, अस्थायी, असीमित, पूर्ण। समग्र मीन्स होता है पूर्ण, पूरे का पूरा, समग्र। चलिए देखते हैं गद्यांश नंबर 3। वन हमारी पृथ्वी का फेफड़ा है। वे न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि जलवायु को संतुलित रखने और जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? वन के बारे में। लेकिन वनों की कटाई और अतिक्रमण के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण संरक्षण कानून वनों को बचाने में सहायक हो सकते हैं। वनों का संरक्षण न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनिवार्य है। वन जल चक्र को संतुलित रखने और मिट्टी के कटाव को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वनों से हमें औषधीय पौधे और प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। वनों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। ये सही बात है। वन हमारे लिए जिस तरह पानी उपयोगी है, उसी प्रकार वन भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वन क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन और संतुलित जलवायु,
केवल लकड़ी, केवल भूमि, केवल जैव विविधता नहीं, ये करेक्ट है ना। ऑक्सीजन भी देते हैं और हमें संतुलित जलवायु भी देते हैं। 72 वनों को नुकसान का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण, वनों की कटाई और अतिक्रमण, पर्यावरण संरक्षण कानून, ऑक्सीजन। तो वनों की कटाई, इसके कारण वनों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कई बार आग लग जाती है वनों में, हमें पता भी नहीं चलता। ये भी मुख्य कारण है, वनों की कटाई और आग वगैरह लग जाना, है ना। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? केवल मानव जीवन के लिए, केवल जानवरों के लिए, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए। हमने अभी पढ़ा हुआ था गद्यांश में। वनों को बचाने के उपाय क्या हैं? तो हम देख सकते हैं, वनों की कटाई बढ़ेगी तो वन बचेंगे नहीं, ये तो रॉन्ग ही है बिल्कुल। वृक्षारोपण और संरक्षण कानून, पर्यावरण को अनदेखा करना, अतिक्रमण तो सही हो जाएगा। वृक्षारोपण और संरक्षण कानून, संरक्षण मतलब रख रखाव वाले कानून। संरक्षण शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? नष्ट करना, बचाओ, अनदेखा करना, उपेक्षा करना, बचाओ। संरक्षण करना मतलब किसी चीज को बचा के रखना, वो कहलाता है संरक्षण करना। चलिए देख लेते हैं जल्दी से गद्यांश नंबर 4। स्वास्थ्य एक अनमोल संपत्ति है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये तो हमारा एक बढ़िया सा सुविचार हो गया। स्वास्थ्य एक अनमोल, अगर हमारी तबीयत खराब हो ना, सर्दी भी हो जाए तो मन नहीं लगता किसी चीज में। स्वास्थ्य एक अनमोल संपत्ति है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। अत्यधिक जंक फूड, जानते हैं ना, मैगी, पास्ता, ये जंक फूड होते हैं और शारीरिक गतिविधियों की कमी से बीमारियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य जागरूकता और निवारक उपाय स्वास्थ्य जीवन शैली बनाए रखने में सहायक है। नियमित स्वास्थ्य जांच और तनाव प्रबंधन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है ना। स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, ये भी हमारा एक बढ़िया सा सुविचार है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। यह कहावत स्वास्थ्य की महत्ता को दर्शाता है, बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव और चिंता शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। समय समय पर आराम, मनोबल बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि हम अपनी जीवन शैली में छोटे मोटे बदलाव लाएं तो हम अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे हमारा समग्र स्वास्थ्य बेहतर होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आप भी गद्यांश को अगर एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। लास्ट में ही गोले लगा भरना है अपन को, है ना। गोले सबसे टिक लगाइए, लास्ट में जाके गोले को फिल कीजिए। अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अच्छा, वीडियो को तो आप सबने लाइक कर ही लिया होगा। चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके रिश्तेदार, भाई बंधु, पड़ोसी, जितने लोग भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, अदर भी जो है, जो मैथ पढ़ना चाहते या देखना चाहते पेपर कैसे, सबको जल्दी से चैनल को बोल दीजिए सब्सक्राइब कर ले। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बढ़िया से कमेंट्स लिख दीजिए। आज मैंने होमवर्क में एक भी सवाल नहीं दिया है, अतः ये जो गद्यांश है इसके 5 क्वेश्चन आप होमवर्क में करके मुझे बताएंगे कि एक गद्यांश तो आपका बनता है ना होमवर्क। देखिए कहीं भी कुछ गद्यांश, कुछ भी होमवर्क नहीं मिला ना, तो ये गद्यांश आपके SW के लिए। और सभी कमेंट्स करके बताएंगे कि 5 का आंसर क्या आ रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसके आंसर लिख के बताते हैं। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। अभी मैं 1 या 2 पेपर आपको और बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं तो ज़रूर डालूंगी। ऑल द बेस्ट।